वेलकम टू सुंदर एग्जाम करेकर साथी इससे पिछली क्लास में हमने 25 नंबर तक के सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया था। साथी इस क्लास में हम बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से। आप सभी को पता है कि ये जो पूरे 50 क्वेश्चन है साथी, इसमें हमने पहली क्लास में बताया था डीपीएसपी के कि डीपीएसपी के जो क्वेश्चन है साथी टोटल 50 हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। अब 25 क्वेश्चन को इस क्लास में कवर करेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए क्लास है साथी। आप यूपीएससी प्रीलिम्स भी यहाँ से कवर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या यूपीएसआई जो है, ये सभी एग्जाम यहाँ से कवर हो जाएंगे साथी। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। चलिए साथी क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन में है साथी, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों का पालन राज्य करेगा। ठीक है साथी, तो साथी आप सभी को पता होना चाहिए आर्टिकल 51 कहता है साथी। ठीक है, ये आर्टिकल 51 क्या कहता है? आप कहेंगे ये कहता है कि भारत जो है साथी, भारत देश, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय शांति, क्या कहेंगे आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय शांति। आप ऐसे लिखेंगे इसको और ध्यान से समझेंगे, अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को साथी, सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये चीज याद रखना साथी। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं साथी ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और दूसरी बात क्या कहता है साथी? तो दूसरी बात भारत कहता है, पहला इसने बताया कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ठीक है, भारत को ये बता रहा है आर्टिकल 51। ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरी बात क्या है साथी? जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है साथी, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे विवाद होते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय साथी, अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा जो है शांतिपूर्ण तरीके से करें। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा साथी, थोड़ा पतला कर लेते हैं इस कलम को। अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा जो है साथी, निपटारा, ठीक है, इसको कैसे करें? शांतिपूर्ण तरीके से करें। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करें। ये दो बातें बताता है आर्टिकल 50, सॉरी आर्टिकल 51। ठीक है, तीसरी बात एक और कहता है साथी कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून होता है, ठीक है, क्या होता है साथी? अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि, ठीक है, और संधि, ठीक है, या संधियों कर लो, ठीक है, और संधियों, इनका क्या करे वो? अच्छा यानी एक सम्मान करें। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करें, सम्मान। ठीक है साथी, तो इतना आप सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आर्टिकल 51 क्या कहता है? तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। कौन? भारत। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करें। कौन? भारत। कहता कौन है? आर्टिकल 51। अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करें। कौन करेगा? भारत। कह कौन रहा है? आर्टिकल 51। ठीक है, तो आपका आर्टिकल 51 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। डीपीएसपी की प्रकृति किस प्रकार की है? ठीक है साथी, डीपीएसपी की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है? तो आप सभी को पता है कि ये न्यायालय में लागू नहीं होते हैं। ठीक है साथी, ये न्यायालय में लागू नहीं होते, इसलिए हम क्या कहेंगे? कानूनी बाध्यता तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, राजनैतिक बाध्यता भी नहीं है साथी है, और इनको मौलिक अधिकार के समान अधिकार भी नहीं प्राप्त है। तो अपने पास बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नैतिक व राजनीतिक मार्गदर्शन। ठीक है साथी, ये चीज याद रखना। ऐसा क्यों है साथी? तो ऐसा इसलिए है साथी कि डीपीएसपी जो होते हैं, डीपीएसपी जो है साथी, ठीक है, ये न्यायालय में लागू नहीं होते हैं, न्यायालय में लागू नहीं होते हैं साथी। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर वरीयता देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कही थी? ठीक है साथी, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर वरीयता देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कही थी? ठीक है, वो मामला कौन सा है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो मामला साथी कौन सा है? इस मामले का आंसर जो है साथी आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, अनुच्छेद 38 का 2 में क्या प्रावधान है? ठीक है, यानी आर्टिकल जो है साथी 38 का 2, ठीक है, 38 का 2, इसमें क्या प्रावधान है, इसका हमें आंसर बताना है साथी। तो साथी ये चीज याद रखना, जो ये आर्टिकल 38 का 2 है, ये राज्य को निर्देश देता है साथी। ठीक है, राज्य को ये निर्देश देता है
क्या निर्देश देता है? तो आप कहेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो असमानताएं हैं उनको कम किया जाए। ठीक है, क्या कहेंगे आप? राजनीतिक, राजनीतिक और साथी, और आप कहेंगे सामाजिक, सामाजिक, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, एंड आर्थिक। ठीक है साथी, आर्थिक। ये जो राज्य में असमानताएं होती हैं साथी, इनको क्या करें? वो कम करें। ठीक है, तीनों चीज को राज्य में कम करेंगे। इसका आदेश कौन देता है? 38 का 2 देता है साथी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है? पर्यावरण नहीं होगा, शराबबंदी बिल्कुल नहीं, ये भी गलत। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि राज्य द्वारा असमानताओं को कम करना। ठीक है, वो असमानताएं कौन कौन सी हैं? तो आपने देखा राजनीतिक है साथी, सामाजिक है, तो तीसरा आर्थिक है। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए साथी, क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें साथी, डीपीएसपी को संविधान में लागू करने योग्य क्यों नहीं बनाया गया? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? देखो साथी, संविधान निर्माताओं ने कहा था, ठीक है, क्या कहा था? संविधान निर्माताओं ने कहा था साथी, भारत एक, ठीक है, भारत क्या है? भारत एक गरीब देश है। ठीक साथी, आप ऐसे लिखेंगे, भारत एक गरीब देश है। ठीक है, गरीब देश है। ठीक है, जब संविधान निर्माताओं ने कहा था साथी, ठीक है, ये तब की बात है। तो संविधान निर्माताओं ने क्या कहा था? कि भारत एक गरीब देश है। ठीक है, इसलिए सारे, यानी इसलिए जो सभी प्रावधान हैं वो तुरंत लागू करना संभव नहीं है। यानी कि बहुत सारे प्रावधान थे जो संविधान में लागू हुए उस टाइम। तो संविधान निर्माताओं ने यही चीज कही थी कि भारत एक गरीब देश है। ठीक है, इसलिए सभी प्रावधान तुरंत लागू करना संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए डीपीएसपी को लागू नहीं किया गया था साथी। ठीक है, दूसरा क्या साथी? दूसरा ये था कि जो डीपीएसपी को राज्य की दिशा निर्देशक नीति के रूप में रखा गया था। ठीक है, क्यों? जब लागू नहीं हुआ दोस्त, तो उसको दिशा निर्देशक नीति के रूप में रखा गया। रखा इसलिए गया था साथी, ताकि समय आने पर और संसाधन के अनुसार लागू किया जा सके। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? कि संसाधनों की कमी की वजह से। ठीक है साथी, आपका राइट आंसर संसाधनों की कमी की वजह से। इतना अच्छे से आप समझ गए होंगे साथी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अब कहां सम्मिलित है? साथी, आप सभी को पता है 21 के ए में है। ठीक है, आर्टिकल 21 के ए में है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। पहले किस में था साथी? पहले आप कहेंगे आर्टिकल 45 में था। ठीक है, आर्टिकल 45 से आर्टिकल 21 के ए में कैसे आया? संशोधन के द्वारा आया साथी। ठीक है, किसके द्वारा आया? संशोधन के द्वारा आया। वो संशोधन कौन सा था साथी? तो आप कहेंगे 66वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 2002। ठीक है, 2002। इतना समझ गए? चलिए साथी, अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है साथी। अनुच्छेद 36 किसकी परिभाषा देता है? ठीक है, जो आर्टिकल 36 है साथी, वो किसकी परिभाषा देता है? तो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 36 जो है वो राज्य की परिभाषा देता है। ठीक है, किसकी? राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 36 कहता है साथी, जो भाग 3 है, भाग 3, ठीक है, भाग 3 में जो परिभाषा राज्य की है, ठीक है, भाग 3 में साथी क्या? जो परिभाषा राज्य की है, ठीक है, राज्य की, वही साथी परिभाषा भाग 4 में, ठीक है, क्या कहेंगे? वही परिभाषा भाग 4 में डीपीएसपी पर लागू होता है, डीपीएसपी पर। ठीक है, यानी कि भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में डीपीएसपी है। तो भाग 3 में साथी जो परिभाषा राज्य के लिए दी गई है, वही परिभाषा भाग 4 पे लागू होती है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप साथी। तो आप क्या कहेंगे? राज्य की। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, राज्य की परिभाषा देता है ये। ठीक है, आर्टिकल 36 क्या करता है साथी? राज्य की परिभाषा देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। डीपीएसपी के तहत जीवन यापन योग्य मजदूरी किस अनुच्छेद में है? ठीक है, यानी वो कौन सा आर्टिकल है साथी जिसमें जीवन यापन योग्य मजदूरी की बात की गई है? ठीक है, तो आप कहेंगे वो आर्टिकल 43 है साथी। ठीक है, आर्टिकल 43 कहता है साथी, जो राज्य के मजदूर हैं, ठीक है, राज्यों में जो मजदूर होते हैं साथी, उनके जीवन यापन योग्य मजदूरी और उनको सम्मानजनक जीवन प्रदान करें। ठीक है, यानी उनको सम्मानजनक स्तर प्रदान करा जाए। ठीक है, ये कौन कहता है? आर्टिकल 43 कहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद हो गई। मजदूरी आप ऐसे समझ सकते हैं, मजदूरी से संबंधित, ठीक है, मजदूरी से संबंधित आर्टिकल 43 है साथी। ठीक है, जिसमें जीवन यापन की बात की गई है। जीवन यापन, जीवन यापन की साथी क्या की गई है? बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में टकराव की स्थिति में कौन सा प्रमुख केस
महत्वपूर्ण है साथी। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण साथी केस है? तो आप क्या बताएंगे इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण केस कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए चंपकम दोरे राजन केस है साथी। ठीक है, इस केस के बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लेना साथी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। डीपीएसपी किस अनुच्छेद तक फैला हुआ है साथी? ठीक है, तो आप सभी को पता है साथी डीपीएसपी जो है वो संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, आर्टिकल की बात करें साथी तो आर्टिकल आप सभी को पता है साथी 36 से 51 है। ठीक है साथी, अब अगला क्वेश्चन देखें। डीपीएसपी को पहली बार मौलिक अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण किसने कहा था? ठीक है साथी, तो किसने कहा था? तो आप कहेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर अगला देखें। डीपीएसपी को लागू करने हेतु संसद ने किस संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा था? ठीक है, यानी जो समाजवादी शब्द है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था डीपीएसपी को लागू करने हेतु? तो आप कहेंगे वो 42वां संविधान संशोधन था साथी। ठीक है, कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था। ये चीज अच्छे से याद रखना साथी। इसके माध्यम से साथी दो शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, ठीक है साथी, दूसरा आपको पता होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्द जोड़े गए थे साथी। ठीक है, इतना आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। चलें क्वेश्चन नंबर अगला देखें। अनुच्छेद 48 का एक किस प्रकार के डीपीएसपी का उदाहरण है? ठीक है, तो किस प्रकार के डीपीएसपी का उदाहरण है साथी? तो आप कहेंगे उदार बौद्धिक है। ठीक है, उदार बौद्धिक, उदार बौद्धिक, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन 39 की बात करें, अनुच्छेद 43 का साथी बी किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपको पता है साथी 43 का बी जो है ये 2011 में जोड़ा गया है। ठीक है, 2011 में, 2011 का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी है इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर अगला देखें। डीपीएसपी को किस प्रकार के सिद्धांत कहा गया है? ठीक है, किस प्रकार का सिद्धांत कहा गया है साथी? तो ये आप सबको पता होना चाहिए किस प्रकार का सिद्धांत है। जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा नकारात्मक सिद्धांत। नहीं, डीपीएसपी नकारात्मक नहीं है, आप सबको पता है। तो क्या है दंडात्मक सिद्धांत? बिल्कुल नहीं। तो ये अस्थायी सिद्धांत, ये भी गलत है। आप ऑप्शन इसके इतने सरल थे ऑप्शन कि आप ऐसे ही समझ जाएंगे सकारात्मक सिद्धांत है। ठीक है, डीपीएसपी क्या है? सकारात्मक सिद्धांत है। ठीक है, ये राज्य को कुछ करने का आदेश देता है। ठीक है, ये क्या है? ये राज्य को कुछ सकारात्मक कार्य करने का आदेश देता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलें क्वेश्चन नंबर अगला देखें। डीपीएसपी का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है साथी? ठीक है, डीपीएसपी का सबसे बड़ा दोष साथी यही है कि ये गैर न्यायालयीय है। ठीक है, ये गैर क्या है साथी? न्यायालयीय है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। अनुच्छेद साथी 39 का एफ किससे संबंधित है साथी? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया है कई बार साथी। ठीक है, ये साथी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए साथी ये बच्चों के विकास और शोषण की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, उनके विकास के अवसरों को लेकर के उनसे ये संबंधित है। ठीक है, ये चीज याद रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर कौन सा अनुच्छेद नागरिक को अदालत जाने से रोकता है? ठीक है, यानी कि साथी क्वेश्चन कह रहा है जब डीपीएसपी का उल्लंघन हो, ठीक है, तब कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो नागरिक को अदालत जाने से रोकता है? वो आर्टिकल कौन सा है साथी? तो आप कहेंगे वो आर्टिकल 37 है। ठीक है, वो आर्टिकल 37 है साथी। आर्टिकल 37 जो है ये स्पष्ट करता है, ठीक है, आर्टिकल 37 ये स्पष्ट करता है कि जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी साथी, ठीक है, डीपीएसपी ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ठीक है, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। इतना क्लियर है साथी? तो 37 जो है ये रोकता है नागरिकों को। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखें। डीपीएसपी का दार्शनिक आधार किस विचारधारा से लिया गया है? तो कौन सी विचारधारा से? तो आप सभी को पता है उदारवाद और समाजवाद। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी राइट है।
साथ ही इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम को सीधा टारगेट करेंगे। ठीक है, साथ ही समाजवाद का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे समाजवाद मतलब समान वेतन, समान वेतन। ठीक है, इसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा कह सकते हैं आप, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। डीपीएसपी को भारत में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों कहा जाता है, तो आप इसका रीजन बताएं क्यों कहा जाता है साथी। तो इसलिए कहा जाता है साथी इसको क्योंकि ये राज्य को दिशा देते हैं। ठीक है, डीपीएसपी का काम क्या है आप सभी को पता है, ये राज्य को दिशा देते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। डीपीएसपी को किस देश के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल से प्रेरणा मिली है साथी, तो कौन सा है, तो आप बताएंगे स्पेन है साथी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछते किस देश से लिया गया साथी है, ठीक है, भारतीय संविधान में, तो आप कहेंगे आयरलैंड से, आयरलैंड से। ठीक है साथी, भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन आयरलैंड ने साथी स्पेन के संविधान से लिया है। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर स्पेन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच संतुलन किस मामले में स्थापित किया गया है साथी। ठीक है, तो कौन सा मामला है जिसमें ये संतुलन स्थापित किया गया है साथी। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए वो मामला केशवानंद भारती केस का है। ठीक है, वो मामला क्या है साथी, केशवानंद भारती केस का है साथी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था साथी, डीपीएसपी जो है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स जो है साथी, फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों साथी, दोनों संविधान का मूल ढांचा है साथी। ये क्या है, संविधान का मूल ढांचा। आप कहेंगे संविधान का, संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन सा, मतलब साथी ऐसे पूछने हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा किस केस में कहा था, तो आपको पता होना चाहिए केशवानंद भारती केस में। ठीक है, पूछने के तरीके बदल सकते हैं साथी, लेकिन आपको अगर इसका सही तरीका, सही चीजें याद रहेंगी तो आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। डीपीएसपी को भारत में किसने कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिकेशंस कहा है साथी, तो किसने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए साथी, ये केसी हियर ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, केसी हियर ने कहा था साथी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है साथी। ठीक है, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। इस चीज को याद रखना अच्छे से, आपका ऑप्शन सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। डीपीएसपी के अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान क्यों महत्वपूर्ण है साथी, तो साथी ये इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रहे। ठीक है, न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र रहे, यानी कि हम कहेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसलिए ताकि इस पर कोई राजनीतिक दबाव ना आए, राजनीतिक दबाव ना पड़े। ठीक है, इसलिए तो इतना सारा चीज याद हो गया होगा आपका। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन साथी, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डीपीएसपी के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है साथी, तो जो अंतिम उत्तरदायित्व साथी वो संसद और राज्य सरकारों का है। ठीक है, किसका है, आप कहेंगे संसद और राज्य सरकारों का है। ठीक है, क्योंकि साथी न्यायपालिका जो होती है, न्यायपालिका सिर्फ व्याख्या में महत्व देती है अपनी, ठीक, इनकी व्याख्या करने में। ठीक है, ये याद रखना, इनकी व्याख्या में, इनकी व्याख्या में साथी। ठीक है, संसद और राज्य सरकारें जो हैं वो कानून बनाकर इन्हें लागू करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, कानून बनाकर साथी। तो साथी आशा करता हूं कि ये टोटल 50 क्वेश्चन थे साथी, ये अच्छे से आपने पढ़ा होगा। ठीक है साथी, ये 50 क्वेश्चन साथी सिर्फ डीपीएसपी के हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे साथी, डीपीएसपी से संबंधित जो आपको एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू है मिले हैं, आप अच्छे से अगर पढ़ा होगा आपने तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद जो हर एक क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा साथी। तो साथी वीडियो कैसी लगी है, चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ साथी, और अच्छे से उसको भी कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।